जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम है। दोस्तों, आपको बताना है कि शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। दोस्तों, अगर आप वीडियो को क्लिक कर लिए तो वीडियो को धैर्य से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें उसी तरह के प्रश्न सिलेक्ट किया गया है जो कि एग्जाम में आता ही है या बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी। याद रखेंगे, शिव सिंह सेंगर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी है। दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताया जाएगा उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा? आपको बताना है कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा। दोस्तों, आपको हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा और 5 सेकंड के अंतर्गत आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, 1888। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ 1888 ईस्वी में लिखा था और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद रखेंगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको दोस्तों आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, 4। मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र विनोद ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित है। दोस्तों, प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ है। याद रखें, प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ है और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। याद रखेंगे, चौथा भाग कब हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था। दोस्त मेरे भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई और मेरे बंधु। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है? आपको बताना है कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। आदिकाल का नाम क्या रखा है? वीरगाथा काल रखा है। और इसकी समय सीमा क्या माना है? 1050 से 1375। याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 रखा है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? आपको बताना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लिखा है। किस भाषा में लिखा है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में। याद रखेंगे, हाँ, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम रखा है? दोस्तों, आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या रखा है। तो आपका सही उत्तर होगा ए, बीजोपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीजोपन काल रखा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया? दोस्तों, आपको बताना है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा
सी ग्रियर्सन। आदिकाल को चारण काल नाम ग्रियर्सन ने दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? आपको बताना है मेरे दोस्त कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा गया है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है? तो याद रखेंगे चंद्रवरदाई की। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की कृति है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? आपको बताना है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। आपका सही उत्तर होगा ए आदिकाल। जी हाँ मेरे दोस्त, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपको बताना है कि किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आपका सही उत्तर है डी स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे बहन, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन चाहते हैं तो धैर्य से वीडियो को देखिएगा। अगर एक बार वीडियो को क्लिक कर लिए हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्त हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा? आपको बताना है कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है। आपका सही उत्तर होगा डी रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? सी 12। वीरगाथा काल की साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी है? 12 है। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा बी विशलदेव रासो। जी हाँ दोस्तों, विशलदेव रासो वीरगाथात्मक काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है कि शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए हिंदी साहित्य का इतिहास। आप लोग याद रखेंगे, है ना। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। किसका कथन है? आपको बताना है कि यह पंक्ति किसका कथन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी? आपको बताना है कि आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी संवत 1050 से 1375। आप लोग याद रखें, संवत 1050 से 1375। दोस्तों ये दोनों प्रश्न बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 में आया था। आप लोग याद रखेंगे, दोनों प्रश्न बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 में आया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ किस भाषा से माना जाता है। आपका सही उत्तर है सी अपभ्रंश। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्त?
डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी है। दोस्तों इसके अलावा भी इन्होंने 2 और साहित्य से संबंधित पुस्तक लिखी है, जिसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, याद रखें। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई थी। और एक है हिंदी साहित्य उद्भव विकास, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिए। हिंदी साहित्य उद्भव विकास कब प्रकाशित हुआ था? 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, श्राव कचार किसकी रचना है? आपको बताना है कि श्राव कचार किसकी रचना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, देवसेन। श्राव कचार देवसेन की रचना है, याद रखेंगे। श्राव कचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है, आदि पुराण और उत्तर पुराण रचना के रचयिता। आपको बताना है दोस्तों कि आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, पुष्पदंत। पुष्पदंत आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता है, याद रखेंगे। कौन है? पुष्पदंत आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता है। अगला प्रश्न है, जसचर्यु किस जन कवि की रचना? आपको बताना है कि जसचर्यु किस जन कवि की रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? ए, पुष्पदंत। जसचर्यु के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का समय। आपको बताना है कि सरहप्पा का समय क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, संवत 690। सरहप्पा का समय क्या है? संवत 690। अगला प्रश्न है, संध्या भाषा किसकी वाणियों की भाषा? आपको बताना है कि संध्या भाषा किसकी वाणियों की भाषा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, सीधों की। संध्या भाषा सीधों की है, यानी कि संध्या भाषा में ही सीधों ने अपनी साहित्य की रचना की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय माना जाता है। आपको बताना है कि गोरखनाथ का समय क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, विक्रम की 10वीं सदी। गोरखनाथ का समय क्या है? विक्रम की 10वीं सदी, याद रखें। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? आपको बताना है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, याद रखें। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, मत्स्येंद्रनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ किसके शिष्य थे? तो आपका सही उत्तर होगा बी, जलंधर। मत्स्येंद्रनाथ जलंधर के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या मानी जाती है। आपको बताना है कि नाथों की संख्या कितनी है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, 9। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नाथों में प्रथम गिने जाते हैं, यानी कि नाथों में प्रथम किससे माना जाता है। आपको बताना है कि नाथों में प्रथम कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, नागार्जुन। नाथों में प्रथम नागार्जुन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्ल किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। आपको बताना है कि शुक्ल किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा सी, सीधो। सीधो के साहित्य को शुक्ल जी शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ का रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, मेरुतुंग। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है, याद रखेंगे। कौन है? मेरुतुंग। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता रचना के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कीर्तिलता रचना के रचयिता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, विद्यापति। विद्यापति कीर्तिलता रचना के रचयिता है। दोस्तों आपको एक और प्रश्न का उत्तर बताना होगा कि कीर्तिलता की भाषा क्या है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो याद रखेंगे अवहट। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट है। दोस्तों अगला प्रश्न, हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है। आपको बताना है
कि हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है? सही उत्तर होगा सारंगधर। सारंगधर हमीर रासो के रचयिता है। सारंगधर हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा किसकी रचित रचना है? आपको बताना है कि पुरुष परीक्षा किसकी रचित रचना है। तो आपका सही उत्तर होगा बी विद्यापति। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है कृतिलता की भाषा क्या है? आपको बताना है कि कृतिलता की भाषा है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए अवहट। कृतिलता की भाषा क्या है? अवहट है। अगला प्रश्न है पौम चरियू के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन पौम चरियू के रचयिता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए स्वयंभू। पौम चरियू के रचयिता स्वयंभू है। अगला प्रश्न है महापुराण के रचयिता है। आपको बताना है कि महापुराण के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी पुष्पदंत। महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है खलिक बारी के रचयिता। आपको बताना है कि खलिक बारी के रचयिता कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए अमीर खुसरो। खलिक बारी के रचयिता अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न है नरपति नाल की कौन सी रचना है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना नरपति नाल की है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी विशलदेव रासो। विशलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। अगला प्रश्न है जय मयंक जस चंद्रिका का रचयिता। आपको बताना है दोस्त कि जय मयंक जस चंद्रिका का रचयिता कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा डी मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका का रचयिता मधुकर कवि है। दोस्तों अगला प्रश्न है जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार है। आपको बताना है कि जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार इनमें से कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी भट्ट केदार। सही उत्तर होगा बी भट्ट केदार। अगला प्रश्न है कृतिलता और कृति पताका की भाषा क्या है। आपको बताना है कि कृतिलता और कृति पताका की भाषा क्या है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा अवहट। कृतिलता और कृति पताका की भाषा क्या है? अवहट है। अगला प्रश्न है प्रकृत पेंगलम ग्रंथ किसका है। आपको बताना है कि प्रकृत पेंगलम ग्रंथ किसका है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए लक्ष्मीधर। प्रकृत पेंगलम ग्रंथ लक्ष्मीधर की है, याद रखेंगे। प्रकृत पेंगलम ग्रंथ किसकी है? लक्ष्मीधर की है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी पुष्पदंत। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि पुष्पदंत को माना जाता है। अगला प्रश्न है सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया है। आपको बताना है कि सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया है। तो आपका सही उत्तर होगा ए सरहप्पा। सरहप्पा ने सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी ग्रियर्सन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अगला प्रश्न है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी। आपको बताना है कि आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी। तो आपका सही उत्तर होगा सी ग्रियर्सन। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सी ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। दोस्तों ग्रियर्सन के बाद आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने, याद रखेंगे। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन के बाद तो राम कुमार वर्मा ने। मिश्र बंधु ने क्या कहा? आरंभिक काल, याद रखेंगे। मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। राहुल शंकरत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल, याद रखेंगे। राहुल शंकरत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला प्रश्न है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। आपको बताना है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। तो आपका सही उत्तर होगा बी मिश्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया। आपको बताना है कि आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीर का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है।
अगला प्रश्न है, आदि काल को संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया है? आपको बताना है कि आदि काल को संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया है। आपका सही उत्तर है डी, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? आपको बताना है कि संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है। दोस्तों सही उत्तर होगा ए, खंड काव्य। संदेश राशक एक खंड काव्य है और इसके लेखक कौन है? अब्दुल रहमान। याद रखें, संदेश राशक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने भाई बंधु मित्र को शेयर कीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए हमारे मेहनत के लिए एक तो सब्सक्राइब जरूर बनता है दोस्तों, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।